मैथ में हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, ये सब नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नामक ज्यामिति, और मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति, त्रिगोणमिति मतलब त्रिकोणमिति, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता। हम अभी स्टार्ट करेंगे कौन सा, नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक में एक्सरसाइज एक में रियल नंबर। कल हम लोग देख चुके थे रियल नंबर, शॉर्ट में बता करके केवल निकल जाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर मेरा, यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा होगा मेरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो भी होगा वो रूट के अंदर होगा, और रेशनल नंबर जो भी होगा वो रूट से बाहर होगा, जैसे 2, 0, -1, -2, रूट 16, 3, और इसमें एक पाई भी होता है जिसको पढ़ते हैं पाई, PI। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 एक ही तरह, लेकिन याद रहे 22/7 इसका मान होता है केवल, पाई का मान क्या होता है 22/, लेकिन ये जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में, ठीक ना। इस चीज को ध्यान देना कि पाई एक परिमेय संख्या, और पाई का मान जो 3.14 होता है ये भी परिमेय है, लेकिन अगर 22/7 का बात करें तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। क्लियर ना। अब देखो कल बताए भी थे, वो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर कौन होगा, वैसे संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, और इसका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है जो रूट के अंदर होगा। और परिमेय संख्या क्या होगा, वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां मेरा P और Q जो होगा वो इंटेगर नंबर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, और Q = नॉट 0। अब Q = क्यों नहीं 0 होना चाहिए, तो वो कल भी दिखाए थे कि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग, जैसे हम मान लिया जाए P = 8 लेते हैं और Q = 0, तो P/Q मेरा क्या हो जाएगा 8/0। तो 0 से जब हम 8 में भाग देंगे तो हम कितनों भी लगाते जाएंगे, 8 का 8 ही बचा रह जाएगा, क्योंकि एक बार में लगा 1 × 0, 0 8 बच गया, 2 बार में 2 × 0, 0 8 बच गया, यानी इस तरह से करते अनंत तक चल जाएंगे, फिर भी मेरा शेषफल क्या 8 का 8 ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम Q = 0 नहीं ले सकते। जबकि एक बात याद रखना कि 2 हो, 0 हो, माइनस में हो या प्लस में, सबके सब क्या है, ये सब के सब हमारा इंटेगर नंबर है, जहाँ की P के मान में हम रख सकते हैं P और Q में, यानी कि P में हम 0 रख सकते हैं। अगर 0/8 रखेंगे तो हाँ रख सकते हैं, क्योंकि 8 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो 0 बार में लगाएंगे, 0 × 8 0 हो जाएगा, खत्म। तो हम ये रख सकते हैं, बट हर में यानी नीचे हम 0 कभी भी नहीं ले सकते, ये कल तक हम बता चुके। अब देखो इसके आगे, अगर दशमलव में आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ है 3.14 या 3.44 1 2 4, इस तरह से एक ये लिखा रहे 3.124 1 2 4 1 2 4, इस तरह से, या फिर ये हम कहें इस तरह से रहे 3.1 2 4 6 8 2 5, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे तीनों दशमलव में है, परिमेय संख्या कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। अब परिमेय संख्या शांत या अशांत भी हो सकता है, परिमेय संख्या शांत या अशांत हो सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या भी अशांत होता है, यानी कि शांत या अशांत में से हमको पहचानने के लिए देगा परिमेय संख्या कौन है और कौन नहीं, तो किस तरह से पहचानेंगे। तो देखो इसका पहचानने का सबसे मेरा बेस्ट तरीका क्या होता है, इसमें किसी पे भी रेकरिंग दिख रहा है, रेकरिंग मतलब समझ में आता है ना, क्योंकि 9th में बता भी चुके हैं रेकरिंग का मतलब। रेकरिंग का मतलब होता है
जिसे मान लिया जाए इस तरह से है, इसके ऊपर ये अगर दो बिंदु दे दिया तो इसका मतलब ये क्या है, रेकरिंग है। और रेकरिंग का मतलब है कि दोबारा यही चीज रिपीट होगा, जैसे 4 2 4 यही रिपीट हो गया, फिर 4 2 4 यही बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग। अब रेकरिंग को हम किस तरह से लिखते हैं, जहां से जहां तक रहता है वहां दो बिंदु दे करके करते हैं या डायरेक्ट एक लाइन मार देते हैं। लेकिन अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा तो हम इसको मात्र एक बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक ना। अब अगर जो, लेकिन देखो इस पे क्या रेकरिंग भी है, नहीं, इसका मतलब है दशमलव के 5 अंक के बाद ही पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, तो ये मेरा क्या चीज में आ जाएगा, शांत में। ये क्या चीज में आएगा, शांत में। अब यहाँ देखते हैं अगर हम, तो देखो ये क्या बार बार, देखो यहाँ 1 2 4 फिर 1 2 4 फिर 1 2 4, मतलब ये जो सिस्टम है एक दूसरे अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है, रिपीट कर रहा है ना। यानी कि 1 से 4 तक गया, सॉरी 1 से 4, 1 2 4 आया, फिर 1 2 4 आया, फिर 1 2 4। तो इसी को हम रोकने के लिए, चूंकि कितना बार हम निकालते जाएंगे, तो इसी को रोकने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रेकरिंग दे देते हैं। रेकरिंग को हम इस तरह से या फिर इस तरह से भी लिखते हैं। तो देखो ये ओशांत है, ये क्या है, ओशांत। अब ओशांत कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखते हो कि कहीं भी नारा या पोखर में कि अगर पानी में थोड़ा से भी आता है तो इस तरह से चलते रहता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओशांत। या फिर मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत बोल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बक बक करता है। तो उसी तरह से जस्ट ये भी है। शांत का मतलब क्या, पूरी तरह से रुक जाना। शांत मतलब पूरी तरह, जिससे कि हम बात करते हैं पानी लेते हैं पूरा एकदम रुका हुआ रहता है, कहते हैं ना कि आज क्या ये पानी एकदम पूरा शांत है, लेकिन वही अगर चलता रहता है तो हम उसे शांत नहीं बोलते, वो शांत बोलते हैं। यानी कि ये देखो अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये पूरी तरह से क्या हो गया, रुक गया, तो ये क्या हो गया, शांत। ये चल रहा है इसलिए है वो शांत, लेकिन चल तो रहा है लेकिन ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब अलग ढंग से नहीं चल रहा, एक सिस्टम के अनुसार से चल रहा है कि यहाँ से वहां तक गए पैदल। फिर जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है पटना, तो यहाँ से क्यूल की क्या चीज से जाएगा, टेम्पू से। फिर क्यूल से ट्रेन से जा रहा है पटना, फिर क्या करेगा, दूसरा दिन भी जाएगा तो वही करेगा, यहाँ से क्यूल जाएगा टेम्पू से, फिर क्यूल से पटना जाएगा ट्रेन से। यानी यही चीज को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ भी वही देखो 1 से 4 फिर 1 से 4 फिर 1 से 4, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। लेकिन यहाँ की हम अगर बात करें तो देखो 4 2 4, 4 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, लेकिन 4 के बाद 2 नहीं आ गया, क्या आ गया, 6। 8 आया, 2 आया, फिर 2 आया, लेकिन इसके पहले 4 नहीं और पीछे भी 4, यानी ये अपने आप को रिपीट नहीं कर, तो ये भी मेरा वो शांत है, ये भी। लेकिन ये जो अशांत है ये अपरिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा, जबकि ये दोनों मेरा कौन सा संख्या होगा, समझ में आया। यानी शांत हो या वो शांत हो, शांत हो या वो शांत हो, दोनों का दोनों क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन वैसा वो शांत संख्या जो अपने आप को क्या कर रहा है, पैटर्न पे रिपीट कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा हो, तब ये होगा परिमेय। और जो अपने आप को नहीं दोहरा रहा, मतलब कि पूरा अनकाल जिसे होता है ना, एक बच्चा है जिधर तिधर जा रहा है, जिसको तिसको गाली दे रहा है, तो उसके घर में भी कहने पे कोई फर्क पड़ता है, घर में बोले तुम घर जाता तो जाकर उसको मारो ना, मतलब क्या एकदम पूरा मन चढ़ा देंगे। तो उस तरह का अगर रहा तो हम ओ परिमेय कर देंगे, भाई तुम ओपरी में चले जाओ। लेकिन जो थोड़ा है कि चलो मान लिया जाए हमसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन उसके घर में बोल रहे हैं, तुम मान तो रहा है कम से कम घर वालों का, तो उसको हम किस में रखेंगे, परी में। और जो लड़ ही नहीं रहा तो बहुत अच्छा बच्चा है ना, तो जो अच्छा है उससे तो हर कोई लगाव रखता है, तो क्या चीज हो जाएगा, परी में। क्लियर हुआ तीनों में। अगर इस तरह के दे के पहचानने के लिए बोलेगा, रूट में देगा तो कंफर्म पहचान लोगे, ये परी में है या वो परी में ही पहचान ही लोगे। लेकिन अगर इस तरह से देगा तो पहचानोगे कि परी में है या वो परी में है। ठीक, अच्छा ये क्या परिमेय है या उपरी में है, कैसे, चलो बताते हैं। सबसे पहले ये क्लियर हो गया ना, जब भी इस तरह से देगा माइंड को शांत करके देखना कि इसमें कहीं पे भी रेकरिंग तो नहीं है, रेकरिंग मतलब आवर्त होता है, ठीक ना। इसमें देखना कि रेकरिंग अगर है, रेकरिंग नहीं है तो शांत होगा कन्फर्म। रेकरिंग है लेकिन अपने आप को क्या रिपीट कर रहा, रिपीट करने का मतलब रेकरिंग ही होता है, तो भी होगा, ये होगा वो शांत। रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा, वो शांत। लेकिन ये भी क्या होगा, परिमेय। लेकिन एक ये जिसपे ना रेकरिंग है
और फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो होगा अशांत, लेकिन ये अशांत होगा वो परिमेय और ये होगा परिमेय। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठता है, क्या परिमेय संख्या अशांत हो सकता है? क्या परिमेय संख्या अशांत हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ देखो ना, ये अशांत है लेकिन परिमेय ही तो है। क्लियर हुआ एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या अपरिमेय संख्या शांत हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये केवल और केवल अशांत होगा। समझ में आया? फिर तीसरा ये उठ सकता है, क्या प्रत्येक अशांत आवर्त परिमेय संख्या हो सकती है? सोच के बोलना, प्रत्येक अशांत आवर्त परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं। प्रत्येक मतलब क्या? ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि दोनों का दोनों मेरा क्या है? प्रत्येक बोल रहे हैं ना। प्रत्येक का मतलब ये भी और ये भी, तो दोनों क्या है? अशांत। तो क्या दोनों का दोनों परिमेय होगा? नहीं, वो परिमेय। समझ में आया? हाँ, अब ये भी पूछ सकता है, क्या प्रत्येक शांत संख्या परिमेय हो सकता है? तो कहा नहीं होगा, अरे ये तो खाली एकरे लिए बनबे किया, तो इसी का ना होगा। अब देखो, इसका और भी पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। हाँ, क्या वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के बारे में, अशांत आवर्त ऐसा जिसपे रेकरिंग हो, क्या वो परिमेय हो सकती है? वैसे अशांत जो क्या हो, रेकरिंग वाला हो, क्या वो परिमेय होगा? नहीं होगा, ये केवल क्या होगा? परिमेय। क्लियर हो यहाँ से ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है कि अगर शांत के बारे में पूछा तो आंख मूंद करके क्या करना है? परिमेय दे देना, क्योंकि इसके पास ऑप्शन में ना, इसके पास जाने के लिए तो केवल इसी के लिए आएगा ना। अब देखो, वो शांत दिया तो थोड़ा सोचना है, रेकरिंग वाला है या रेकरिंग वाला नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों शांत है, लेकिन ये रेकरिंग वाला और ये रेकरिंग वाला नहीं है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अगर वो शांत है तो ये निश्चित कर लो कि परिमेय भी हो सकता है और वो परिमेय, क्योंकि इसमें झंझट नहीं है, ये तो केवल परिमेय, लेकिन इसमें है झंझट, परिमेय भी है और वो परिमेय। तो अगर रेकरिंग है तो परिमेय, और जिसपे रेकरिंग नहीं है वो परिमेय। समझ में ये चीज क्लियर हुआ ना? चलो अब देखो, कल हम समझाए थे √2 के बारे में। वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय है, जिसे नहीं लिख सकते वो। हम अगर बात करते हैं 2 और √2 का, तो देखो 2 हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि केवल p है, q यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन q क्या होता है? छुपा हुआ एक के रूप में। एक छोड़कर कुछ भी रहेगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन एक रहेगा तो लिखना नहीं पड़ेगा, एक रहेगा तो लिखना। अब जिसे कहने का मतलब, तुम कहीं जाओ तो दूसरे के घर जाएंगे तब ना परमिशन लेके उसके घर में जाएंगे। अब हम अपने घर आएंगे तो परमिशन लेंगे गेट पर रुक करके कि घर आए कि नहीं, डायरेक्ट आ सकते हैं ना। तो एक के पास ये अधिकार है कि वो छुप भी सकता है और दिखा भी सकता है। तो यानी कि देखो p/q के रूप में हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो प्रश्न ये भी तो उठता है कि हम इसके नीचे भी एक छुपा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है। ये स्वतंत्र है, डायरेक्ट ही भाग दे सकता है, लेकिन ये भाग दे सकता है, ये तो रूम में कैद है। जब तक रूम से निकले, कल दिए थे एक एग्जाम्पल कि अगर हम रूम के बाहर रसगुल्ला रख दें और रूम के अंदर बच्चा को रख दें और गेट बाहर से लॉक कर दें, तो हम बच्चा कहेंगे खा लो, तो खा पाएगा आके? वो कान के रूम में कानते रह जाएगा, लेकिन रसगुल्ला रखा रह जाएगा। लेकिन वही हम एक और बच्चा लेते हैं जिसको रूम नहीं रखते हैं, लेकिन उसका गेट खोल देते हैं, तो उसको कहेंगे तो क्या रूम से निकल के खाने में क्या, निकल के तुरंत खा लेंगे। लेकिन अगर गेट लगा दे तो वो खा नहीं पाएगा, और इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, रसगुल्ला जहाँ वहीं पे खड़ा है। अब प्रश्न ये देखिए, अब देखो कोई ऐसा बच्चा जो अंदर में कैद है, याद रखना, क्योंकि देखो अगर हम इस तरह से देंगे तो इसमें देखो एक उलझन हो सकती है कि ये तो मेरा परिमेय है ना, लेकिन ये क्या है? लेकिन ये क्वेश्चन देके पूछेगा परिमेय है या वो परिमेय, परिमेय है या लो,
ये परिमेय मेरा है और ये वो परिमेय है, लेकिन ऑप्शन में तो कोई एक ही वो चीज बोल रहा है, दो चीज तो बोलने नहीं बोल रहा है, तो मेरा होगा क्या? तो देखो यहाँ पे जो है ये भले परिमेय था, लेकिन ये वो परिमेय के साथ आकर के क्या हो गया? वो परिमेय हो गया। अब कोई चोर चोरी करने के लिए जाए, उसके साथ कोई इंसान भी जाए, तो चोर अगर पकड़ा गया, क्या इंसान चोर नहीं कहलाएगा? अरे चोर के शक्ल पे थोड़ी ना लिखा रहता है, बल्कि जो पकड़ा गया वो चोर कहला गया, यही होता है ना। अब समझ, मतलब सपोज दैट कोई चोरी करने के लिए गया, चोरी भी कर दिया लेकिन नहीं पकड़ा है, कोई उसको चोर कह सकता है? नहीं कह सकता। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो चोरी किया अगर उसके साथ जाओगे तो तुम भी पकड़ाओगे। तो यानी अगर वो परिमेय के साथ परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा? अभी चाहे जोड़ के रूप में रहे, घटाव के रूप में रहे, गुणा के रूप में रहे या भाग के रूप में रहे, ये होगा वो परिमेय ही। समझ में आया? लेकिन अगर एक ही जैसे दो परिमेय को एक ही जैसे अगर गुना कर दें, हम एक ही जैसे दो परिमेय को गुना कर दें, सॉरी जोड़ नहीं बल्कि गुना कर दें, तो ये बन जाएगा मेरा क्या चीज? परिमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिमेय, ठीक ना। लेकिन अगर एक ही जैसे दो परिमेय हो, मानते हैं जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो भी तो ये बात है, यानी कि एक ही जैसे दो परिमेय हो, अगर हम घटा दिए तो क्या हो गया? जीरो। और जीरो मेरा क्या है? वो परिमेय है, वो परिमेय है। तो फिर यानी कि सिंपल सी बात देखो, यहाँ इतना याद रखना कि एक ही जैसा दो परिमेय है, अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लेकिन गुना कर दें, घटा दें या भाग कर दें, क्योंकि भाग करेंगे तो कट के एक, तो तीनों कंडीशन में क्या होगा? परिमेय। यानी कि दो जुड़वा भाई को एक साथ रखो, अलग अलग रखो, या दोनों को दो जगह भेज दो, फिर भी वो क्या होगा? एक ही घर का मेंबर रहेगा, एक ही घर का मेंबर रहेगा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे तो जुटेगा, क्योंकि दोनों का आदत कुछ ना कुछ तो अलग रहबे करेगा ना। समझ में आया? यानी दो वैसे परिमेय, वो परिमेय संख्या जो एक ही हो, गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? परिमेय। घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा, तो यहाँ भी तो √3 में √3 घटाएंगे तो 0, और 0 क्या है? मेरा परिमेय संख्या। उसके बाद भाग भी देंगे तो क्या होगा? परिमेय। लेकिन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये वो नालायक निकल गया, बाद निकल गया, जो कि रूल को तोड़ दिया। बाकी तीनों क्या रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर ना। वहाँ को प्रेमिका भी कहते हैं। एल्गोरिदम और लेमा का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी भी हिसाब को क्या करते हैं? बनाते हैं। जिसे कहने का मतलब क्या है, हम कल देखे थे कि A बराबर BQ प्लस R, ये देखे थे कल देखे थे A बराबर BQ प्लस R। अगर हम मान लेते हैं B1 R1, चूंकि प्रक्रिया और आगे करना है, तो मान लिए B1 R1, तो देखो B को यहाँ फिर लेके आ गए B1 को, R1 यहाँ आकर के B2 बन जाता था, यही R1 आके B2 बनता था ना। फिर Q2 आता था और फिर क्या आता था? R2। फिर ये B2 यहाँ आता था, तो ये R2 फिर क्या बन गया मेरा? B3, Q3 प्लस R2। क्या यही स्टेप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है? यानी कहने का मतलब A बराबर BQ प्लस R, क्या यही स्टेप बाय स्टेप बार बार नहीं हो रहा है? तो यही जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। समझ में आया? अब एक है लेमा या प्रेमिका। इसका मतलब क्या होता है? जो पहले से सिद्ध है, हम उसके अनुसार दूसरा शब्द को क्या करें? दूसरा हिसाब को सिद्ध कर रहे हैं, यदि दूसरा कथन को सिद्ध कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? ये पहले से मेरा सिद्ध है कि अगर हम भाग देते हैं, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये G है, तो भाग देने के दौरान ये क्या निकलता है? अरे हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, या इसको शेषफल भी कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते थे, भाज्य बराबर, चेक करने के लिए कि मेरा सही बना है या गलत, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस इसी को अल्फाबेट में लिख दिया है। भाज्य को ए ले लिया है, B, G और R। अब हम जानते हैं कहीं कुछ नहीं रहता तो वहाँ गुना रहता है छुपा हुआ,
तो ये प्रक्रिया है। अब इसी के तहत ना बार बार हम इसको क्या कर रहे हैं, सिद्ध करके निकाल रहे हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया है जो ये है, लेकिन ये इसके तहत निकाल रहे थे। ये मेरा क्या हो गया, लेमा या प्रेमिका। समझ में आया दो चीज। युगलिड का भाग लेमा या इसी का दूसरा नाम है युगलिड का भाग एल्गोरिदम। इसके तहत हम करते क्या है, HCF को निकालते हैं एक सिस्टम के अनुसार। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या है, जब हम दो धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी कॉमन मतलब घनिष्ठ होता है ना, कॉमन निकालते हो ना किसी भी चीज में, तो जो सबसे बड़ी कॉमन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF। तो इसके तहत हम HCF को निकालते हैं। तो जैसे कि देखो मान लिया जाए यूक्लिड भाग लेमा के विधि से हमको बनाना है 225 और 1735 का मोसो निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCF 1735 225। पहले बड़ा वाला को लेते हैं, बाद में छोटा वाला को। यानी कि देखो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट है A, B, फिर HCF B, R क्या हो, फिर HCF। देखो अगर यहीं पे निकल गया, सबसे पहले यहाँ पर इसमें एक चीज समझा देते हैं, उसके बाद करेंगे। A और B ले रहे हैं ना, अगर ये बीच में यहीं पे मेरा 0 हो गया, यहीं पे क्या हो गया मेरा, अगर B से हम मतलब A में भागते R मेरा यहीं 0 हो गया, तो यही B मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब समझ में नहीं आया है। 2 से अगर 4 में दिए तो 2 दूनी 4। देखो R मेरा क्या हो गया, तो ये जो B है यही B मेरा क्या हो जाएगा, समझ में है। दूसरी बात, अगर 2 से मान लीजिए 7 में दे रहे हैं तो 3 दूना 6, 1 बच गया। ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 बार में 2 0, तो ये मेरा क्या होगा, एक आंसर। यानी कहने का मतलब एक बार में अगर आंसर आ गया तो B ही मेरा आंसर होता है। ठीक है। अब अगर एक बार में नहीं आया तो फिर हम आगे क्या करते हैं, HCF BR। A भी शुरू बार में लिए, लेकिन अब क्या लेंगे, BR। और अगर यहाँ पे मेरा R 0 हो गया तो ये B क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन अब 2 बार में भी नहीं लगे तो फिर इसी प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। मान लीजिए B1 मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरा HCF B2 R2 हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब R क्या आ जाएगा, R बराबर, तो B मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो ये कौन सा B होगा, क्योंकि हो सकता है एक ही बार में आ जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, तो पता नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट M भी बना सकते हैं कि अगर M हुआ तो M0 मेरा आंसर क्या हो जाएगा, M। यानी मुख्य रूप से सिंपल सी बात है कि मेरा अगर B और R में अगर R 0 बन गया तो जो R को 0 बनाया वही B मेरा क्या हो जाता है, आंसर। समझ में आया। इतना का मोसो निकालना है हमको किस विधि से, यूक्लिड का भाग लेमा विधि से। देखो चूंकि हम जानते हैं, सीधे लिख देते हैं यूक्लिड के भाग लेमा से। यूक्लिड का भाग लेमा क्या है, HCF A B हो तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, HCF BR। और यही प्रक्रिया दोहराते दोहराते एक समय जब ऐसा आएगा कि HCF B और R के जगह क्या हो जाएगा, तो यही B मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक ना। चलो, तो यूक्लिड का भाग लेमा का नियम क्या है कि A बराबर BQ प्लस R से। ठीक ना। तो देखो यहाँ पे माना कि ये बराबर 1735 तथा B बराबर 200। ऐसा क्यों मान रहे हैं, चूंकि A ग्रेटर देन B, यानी A हमेशा क्या होना चाहिए, B से बड़ा। तो यहाँ ये बड़ा है तो इसको हम ये मान लिए। समझ में आया ना। अब
अब देखो, तो मेरा इसके तहत क्या करेंगे, ए बराबर, यहाँ देखना ए बराबर, तो ए बराबर क्या है 1735 बराबर बी लेंगे, बी कितना है 1735 है। कितना बार में लगेगा, उस तरह से बोलने से पहले ये सोच लो, देखो एक को करके थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक अगर लेते हैं तो इससे छोटा हो रहा है ना, तो भागने लगेगा। एक और लेते हैं तो कितना हो रहा 17, भागने लगेगा। एक ले रहे थे 173, अभी भी भागने लगेगा। तो डायरेक्ट चारों में लगेगा तो कितना होगा 1735। इसका मतलब है कि चारों एक ही बार में लग जाएगा। अब एक से लगे, दो से लगे, एक से 9 ही तक नहीं लगेगा, क्योंकि 10 तो आएगा नहीं। तो कितना बार में हम लगाए, अगर डायरेक्ट करने जानते तो ठीक हो, वरना इसका पहाड़ा लिखने जानते हो, 3-4 अंक अगर दे दिया जाएगा, पहाड़ा कैसे लिखेंगे, नहीं जानते हो। देखो पहाड़ा कैसे लिखते हैं, देखो मान लिया जाए पहाड़ा लिखना है, तो सबसे पहला अंक क्या है, पचका को पढ़ते जाओ, पचका 5, पंदुनी 10 के बाकी, जोड़ घटाओ में बाकी होता है ना, बाकी करते जाना। 5 दूनी 10 के 0 बाकी, 5 15 के 5 बाकी, 5 20 के 0 बाकी, 5 25 के 5 बाकी, 5 6 30 के 0 बाकी, 5 7 35 के 5 बाकी, 5 8 40 के 0 बाकी, 5 9 45 के 5 बाकी, 5 10 50 के 0 बाकी। समझ में आ गया। अभी दू है, दुक्का को पढ़ो, दुक्का दू दूनी, लेकिन एक बकिया 5, दुक्का 4 दुतिया, 6, एक बकिया 7, दुक्का 4 तो 6 दू चौक 8, 2 बकिया 10, लेकिन अभी एक अगर नहीं रहता तो 10 के 10 लिख देते, लेकिन यहाँ एक है ना बचा हुआ, तो 10 के 0 बाकी, 1, दुकान 4 तो 6 दू चौक 8 2 5 10, 10 और 2 12, 12 के बाकी, 2 6 12, 12 3 15 के बाकी, 2 7 14 3 17 17 के बाकी, 2 8 16 4 20 के बाकी, 2 9 18 4 22 22 के बाकी, और 2 है 20 और 5 25 के 5, बाकी। 2, अब दुक्का 2 दूनी बाकी भी है, दुक्का 4 दुतिया 2 चौक, 8, लेकिन एक बकिया 9, 2 5 10, एक बकिया 2 छक 12, एक बकिया 2 7 14, एक बकिया 2 8 16, 2 बकिया 18, 2 नमा 20, 18 2 बकिया 20, 2 है 20, और 2 बकिया 22, ये मेरा हो गया 225 का पहाड़ा। अब ये बाकी को खत्म कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया 225 का। पहाड़ा। समझ में आया। अगर इतना बड़ा पहाड़ा रहेगा तो कैसे लिखेंगे, गुना करके 1 से 2 से 3 से इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है और ज्यादा बेस्ट भी रहता है। अब देखो कितना बार में लगेगा, क्या ये लगा सकते हैं 1735 में 1800 लगेगा, ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये तो लग सकता है ना 1575। कितना बार में आया, 7 बार, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में। तो कितना बार में है 7 बार में। अब घटा देते हैं तो कितना होगा, 0, पैसा लेंगे 13, 13 में 7 घटेगा, पैसा दिया 6 में 5 गया, और ये अब यहाँ से क्या होगा, ये आ गया ना। अभी कितना बार में लगेगा, 2 बार में, ऐसी सोचो ना 160, 16 दूना 32 1 0 320, तो एक ही बार में लगेगा। 0 गुना 1 0, 6 1 6, 1 गुना 1 1, 5 में 0 घटा 5, पैसा लिए 12, 12 में 6 घटा 6, 1 में 1 खत्म, फिर 160। अब कितना बार में, 2 बार में। 5 दूनी 10 के 0 बाकी, 6 दूना 12 1 बकिया 0 3 यहाँ 65 है ना, 5 खत्म। अब उतरेगा 30, 6 बार में 0 हो गया। इसको 0 किया कौन, 5, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा। लेकिन यहाँ कैसे लिखेंगे, अभी देखना थोड़ा, यहाँ पर गौर से देखना। सबसे पहले ए लिखते हैं, ए लिख दिए ना,
फिर बी लिखते हैं, बी लिख दिए ना, फिर क्या लिखते हैं, क्यू, क्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर मेरा, लेकिन क्यू लिखते हैं गुना दे करके, फिर लिखते हैं आर, आर लिखते हैं प्लस दे करके। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, चूंकि आर इक्वल टू नॉट जीरो, आर आता तो मेरा यहीं तक सही हो जाता, बट यहाँ आर आ गया है, तो चूंकि आर इक्वल टू नॉट जीरो, समझ में आया ना। उसके बाद देखो यहाँ पर भी देखो क्या है, ए बराबर ये माने थे और बी बराबर ये माने थे ना। अब हम एक किसको मानेंगे, अब देखो मेरा ये आ गया ए के जगह पे, तो फिर से हम लिखेंगे, इसलिए ए बराबर 225 तथा बी बराबर 160 लेते हुए, समझ में आया, या मानते हुए भी लिख सकते हैं। उसके नीचे फिर लिखेंगे, देखो क्या चीज, 225 बराबर 160 गुना 1 अजोड़ 65। क्या आर बराबर 0 आ गया है, तो फिर लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू नॉट 0, इसलिए ए इक्वल टू, इस बार ए क्या लेंगे 160 तथा बी इक्वल टू 65। समझ में आ रहा, आप कैसे लिखेंगे। अब देखो फिर एक जगह हम क्या लिए हैं, अब बी की जगह प्लस 30, 165 गुने 2 प्लस 30। क्या आर बराबर 0 आ गया है, तो फिर क्या लिखेंगे, चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इक्वल टू 65 तथा बी इक्वल टू 30। फिर देखो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 65 बराबर 30 गुना 2 अजोड़ 5। क्या आर आ गया है 0, जब तक नहीं आएगा ये लिखते जाएंगे, चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इक्वल टू 30 तथा बी इक्वल टू, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आएगा तभी तुरंत बोल देना, पहले बोल देते हैं। उसके बाद 30 बराबर 5 गुना 6 जोड़, चूंकि आर इक्वल टू आ गया ना 0, तो फिर लिखेंगे अतः HCF बराबर 5 नहीं, पहले CF निकाले, किसका किसका है, 1735 225 बराबर 5। और एक चीज ध्यान देना, ये मेरा क्वेश्चन था, कभी भी यहाँ पर आंसर मत लिखना। मैथ में आंसर हम लास्ट में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यानी कि साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ छोड़कर सब में हम यहाँ आंसर लिखते हैं। लेकिन मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है ना, क्योंकि वो भी इसी तरह का बनता है, उसमें यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमको पहुँचने के लिए इस सब मार्ग को अपनाना पड़ा। हम इस सब को कोई जरूरी नहीं है, हमको जरूरी किसका है, इसका है ना। बट यहाँ तक एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि हम किस तरह से पहुँचे हैं। तो ये रास्ता आप सोच लो, मान लिया जाए यहाँ से किसी को अपने नानी घर तो छोड़ो, मान लीजिए किसी पे रिलेशनशिप आ रहा, देखने के लिए आता है ना, तो देखने के लिए आया है, तो किस चीज से आया है, न आया, उसको उस चीज से मतलब है, या मेरे घर आएगा तब हम उसका स्वागत करेंगे। ऐसा होता है कि अगर जो ट्रेन पर है तो वहीं पे ले जाके चलते, चलो नाश्ता खिला देते हैं, नहीं होता है ना। तो यानी कहने का मतलब सीधे क्या है कि आंसर मेरा ये होगा, और जबकि सोल्यूशन मेरा, अब वही सोचो, कोई जाना पहचाना मिल गया, जैसे मामा जी मिल गया, टेनो मिल गया, टेनो में उसका करते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात, मैथ और न्यूमेरिकल को छोड़कर कोई भी रहेगा तो आंसर, क्यों, मैथ और न्यूमेरिकल को छोड़ करके कोई भी हो तो रिलेशनशिप वाला, तो उसको डायरेक्ट एकदम नाश्ता उस्ता दो। लेकिन मैथ और न्यूमेरिकल रह गया, यानी वैसा जो रिलेशनशिप अभी बना नहीं है, तो उसको कोई ट्रेन पे नाश्ता नहीं, सोल्यूशन हो, घर पहुंचो तब नाश्ता करवाएंगे। समझ में आया है? ठीक, तो अगर समझ में आया तो दो क्वेश्चन बनाओ।
एक मिनट, सबसे पहले इसमें दो चीज ध्यान देना। पहला कि ये प्रक्रिया हम बार बार अपना रहे हैं, समझ में आया ना, और दूसरा ये लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ तुम एक चीज और प्रयोग कर सकते हो, देखो इधर ए जहाँ हम लिखे ना तुम वहाँ भाजक भी लिख सकते हो, और बी जहाँ लिखे वहाँ क्या लिख सकते हो, क्योंकि हम बता भी चुके हैं कि ये मेरा क्या होता है, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, ये मेरा भाजक होगा, भाज्य होगा, और ये मेरा भाजक। समझ में आया है? तो इसके जगह हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा फॉर्मूला ए बी के रूप में होता है इसलिए हम डायरेक्ट ए बी लेते हैं। तुमको जैसे सहूलियत पड़ेगा उसे लिखो, लेकिन बनाओ अभी तुरंत। किस नियम से बनाना है? यूक्लिड का भाग लेमा से, या यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम से। जल्दी बना, देखो यहाँ पे कोमा देके थोड़ा सा लिख लेना, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो देखो ये वाला यहाँ देना, ये जो मेरा निकलता है ये बी से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ क्या बता रहा है, बी से आर क्या होना चाहिए, छोटा। उसके बाद आर जो है, आर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, यही होता है ना, या तो 0 हो जाएगा या 0 से, जैसे 5 निकला तो 0 से बड़ा है, 30 निकला 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 है वो आर से क्या है, छोटा या आर के बराबर, यानी कि आर जो है वो 0 से क्या है, इसका मतलब है कि आर बड़ा है 0 से, और इसका मतलब है आर बराबर है 0 के, यानी कि आर के जगह पे या तो 0 आ सकता है या फिर कोई भी 0 से बड़ा आ सकता है, यानी प्लस वाला यानी धनात्मक संख्या। और यहाँ बता रहा है कि आर हमेशा क्या होना चाहिए, बी से छोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो 2 से भाग दे रहे हैं 4 में, तो मेरा आर जो होगा ना, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तो देखो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर या 2 से बड़ा, यानी कि ये आर जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या, क्योंकि 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा, 2 से होना चाहिए छोटा, बी से छोटा होना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा 1 या 0 हो सकता है। उसके बाद क्या 0 भी हो सकता है, तो 0 हो गया। समझ में आया है? इसका मतलब ये होता है, तो कोमा देके ये भी लिख लेना। और अगर इसके लिए हम लिखेंगे, देखो जैसे कि मान लिया जाए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 27, चूंकि बी की जगह मेरा यहाँ क्या है, और यहाँ तो 0 ही रखेंगे, यहाँ आर रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, बी की जगह 27, ठीक ना। लेकिन इसमें वो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर जो लिखना चाहते हो तो फिर सब में लिख सकते हो कोमा देके, इसे लिखना कोई जरूरी नहीं, केवल ही बता दिए, इसमें जरूर लिख देना। लेकिन अगर इसमें लिखेंगे तो देखो 1 मिनट के लिए अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू आर, और लेस देन तो इसका बी कितना है 225। उसके बाद अगर इसमें लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू आर, और इसका बी कितना है, समझ में आया है? इस तरह से भी हम लिख सकते हैं।